हेलो हेलो एवरीवन। तो चलो, वेलकम टू डेली डोज सेशन। आज हम लोग इस सेशन में सीखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे कंसेप्ट के साथ। तो चलो हम अपना सेशन जो है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा सेशन जो है ना ये 12 सेशन होने वाला है। तो देखो, ये हमारा है ये डेली डोज सेशन। यहाँ पे हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा जो है ना डे 12 है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि यार अभी जब द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू वाट, तो वाट हमारा क्या होता है? पावर का यूनिट। पी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? पी इक्वल टू वी इंटू आई होता है फॉर्मूला। पी इक्वल टू और क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर होता है। पी इक्वल टू और क्या होता है? वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर होता है। तो ये जो तीनों है ना पावर का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो ये एम्पियर इंटू वोल्ट है, तो ये हो गया तुम्हारा आई इंटू वी। तो ये तो हमारा होता है, ये तो करेक्ट है। इसका क्या है? ये हमारा एम्पियर स्क्वायर है, तो ये हमारा हो गया क्या? आई स्क्वायर इंटू आर। ओम तो रेजिस्टेंस का होता है, आई स्क्वायर इंटू आर, तो ये भी हमारा करेक्ट है। एम्पियर डिवाइडेड बाई वोल्ट, ये हमारा आई बाई वी। तो ये हमारा जो है ना एक पावर का फॉर्मूला नहीं है। और ये जूल पर सेकंड, ये भी जो है ना हमारा जूल पर सेकंड, ये भी हमारा पावर ही है। तो हमारा आई अपॉन वी जो है ना, ये हमारा कंडक्टेंस का कंडक्टेंस का यूनिट बोल सकते हैं इनको। ये हमारा पावर का नहीं है, हमारा सी जो है ना वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखो ना, ये जो है ना जूल इंटू सेकेंड, आप लोगों को पता है ना, एनर्जी एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू टी होता है। तो यहाँ पे अगर पावर की देख ले हम लोग, पावर क्या हो जाएगा? ई अपॉन टी। यहाँ पे ई क्या है? यहाँ पे ई जो है ना वो हमारा एनर्जी है। और यहाँ पे टी हमारा क्या है? टाइम है। और पी हमारा पावर है। यहाँ पे पी इक्वल टू ई बाई टी, तो ये क्या हो गया हमारा? एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी का यूनिट होता है जूल। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो जूल पर सेकंड जो है ना पावर का, तो यहाँ से आप लोग ना इसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि जूल पर सेकंड पावर का होता है। तो हमारा सी जो है ना इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। बोला है कि ओम इज द यूनिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ओम जो है ना वो, मैं एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ कि हमारा सेशन ऑन है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे रखें कि ओम इज द यूनिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ओम किसका यूनिट है? तो देखो यहाँ पे क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? एक्सेल। एक्सेल इक्वल टू क्या होता है? जो ओमेगा एल, जिसकी यूनिट क्या होती है? जिसकी यूनिट ओम ही होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, एक्सेल इक्वल टू कितना दे रखा है? J5 ओम दिया रहता है। वैसे अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो एक्सी, एक्सी इक्वल टू क्या होता है? 1/j ओमेगा सी। तो इसकी यूनिट भी जो है ना वो ओम ही होती है। तो आप लोगों को देखा होगा एक्सी इक्वल टू दिया रहता है कि -j8 ओम। तो इसकी यूनिट भी जो है ना ओम ही होती है। यहाँ पे अगर हम लोग रेजिस्टेंस आर की बात करें तो वो तो हमें पता ही होता है कि इसकी भी यूनिट ओम ही होती है। तो हमारा जो है ना कैपेसिटेंस का यूनिट जो है वो क्या होता है? फराड होता है। कैपेसिटेंस का यूनिट फराड होता है। यहाँ पे इसका यूनिट ओम नहीं होता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि द ईएमएफ इन वोल्ट, द ईएमएफ इन वोल्ट इन इंड्यूस इन अ कॉइल ऑफ 200 टर्न्स। तो हमारा नंबर ऑफ टर्न दिया है कितना? एन इक्वल टू 200। बोल रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज फ्रॉम, तो फ्लक्स जो है ना वो चेंज हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? वो चेंज फ्रॉम 0.1 टू डीबी टू ओके 0.01 वेबर। ये डब्ल्यू बी जो है ना वेबर है। ये इतना टू 0.0025 वेबर चेंज हो रहा है। और हमारा टाइम दिया हुआ है कि कितने सेकंड में चेंज हो रहा है? तो 0.1 सेकंड में चेंज हो रहा है। तो हम लोग को पूरा क्या है? हम लोग को वी बोलते हैं ईएमएफ इंड्यूस कितना हो रहा है। तो इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू पता ही होगा, -n इंटू डी फाइव बाई डी टी होता है। यानी कि एन की वैल्यू कितनी है? 200 दिया हुआ है। माइनस साइन हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि माइनस साइन जो है ना वो लेंसलॉ की वजह से आता है, तो हम लोग उसको हटा भी सकते हैं। वो एक्चुअली डायरेक्शन को बताता है। और हम लोग अगर चेंज इन इसमें देख ले तो 0.01 टू 0.0025 हो रहा है। यानी कि 0.0025 -0.001, और एक ही जीरो है। 0.01 अपन 0.002। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में देखो दो जीरो दिया हुआ है ना, तो 001 है। ओके, डिवाइडेड बाय टाइम कितना में सेकंड में? 0.1 सेकंड। ये कितना हो गया? 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.0024 हो जाएगा। और ये 0.1 अगर ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। यानी कि ये हमारा जो है 25 मल्टीप्लाइड बाय
0.24 हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ आप, मुझे बता दो कि इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। तो अगर आप लोग 25 और 25 24 मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो ये 25 को मल्टीप्लाई करो 625 आ जाता है। उसमें से क्या करो, 25 जो है वो माइनस कर दो, तो आप लोगों को जो है 600 जो है इसको आएगा। तो यहाँ पे ये हमारा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 600 और 2 अंक के बाद 0 है तो 2, यानी कि 6 वोल्ट जो है ना हमारा करेक्ट जो है वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो हो सकता है कि ऑप्शन में ना कोई भी मिस्टेक होगा, नहीं तो या क्वेश्चन में कुछ चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो प्रोसेस है ना कैलकुलेशन का एकदम परफेक्ट है। आप देख लो मल्टीप्लाई करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना। मल्टीप्लाई अगर मैं अगर कर लेता हूँ तो ये कितना होता है, 25, 25 दूनी 25, के 100, 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा हमारा 600। करेक्ट है, मल्टीप्लीकेशन तो करेक्ट है, तो ये हमारा 6 वोल्ट ही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्या है, चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग लेंथ में 3 टाइम्स। तो देखो चेंज इन द रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। यहाँ पे रो हमारा क्या है, रो हमारा है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी जिसकी यूनिट क्या होती है, बहुत बार पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। उसके बाद हमारा ये एल जो है ना वो हमारा लेंथ है, लेंथ है जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। और ये हमारा ए जो है वो है क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसकी यूनिट क्या होता है, जिसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है कि सिर्फ अगर हम लोग लेंथ में देखो यहाँ पे आर जो है रेजिस्टेंस हमारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, यानी कि अगर एल को 3 टाइम्स इंक्रीज करते हो तो हमारा आर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा ना 3 टाइम्स, तो आर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स इंक्रीज कर देगा। वहीं पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ लेंथ में इंक्रीज किया जा रहा है। अगर ये वायर है, मान लो इतना, इसको 3 गुना इसका लेंथ बढ़ा दिया, यानी कि वायर का थिकनेस उतना ही है, बस इसका लेंथ जो है ना वो 3 गुना कर दिया। लेकिन एक बार क्या होता है कि ये मान लो कोई वायर है, ये एक तो सिनेरियो होता है कि वायर को स्ट्रेच, मान लो ये इतना है वायर, इसको स्ट्रेच करके 3 गुना कर दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है ना, इसका डायमीटर चेंज हो जाता है, डायमीटर कम हो जाता है, जैसे स्ट्रेच करोगे डायमीटर कम हो जाएगा। तो एक ये सिनेरियो होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है ना वो ये सिनेरियो वाला, ये केस जो है ना इसको मैं केस 2 बोल देता हूँ, और इसको मैं केस 1 दे देता हूँ। तो ये हमारा केस 1 जो है ना, ये है कि ये हमारा क्वेश्चन जो है ना वो केस 2 नहीं है, इसमें स्ट्रेच करने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है। तो अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे 3 गुना, तो ये भी 3 गुना इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हाँ अगर इसको 3 टाइम स्ट्रेच करते ना, तो नया रेजिस्टेंस जो होता वो पुराने रेजिस्टेंस के 3 का स्क्वायर, अगर 3 गुना स्ट्रेच करते तो 3 के स्क्वायर के बराबर हो जाता, ये हमारा हो जाता है। यानी कि इसका करने में मतलब फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हो। अगर स्ट्रेच करते हैं हम 3 टाइम्स, एक नोट करके लिख देता हूँ, स्ट्रेच एन टाइम्स, अगर एन टाइम्स जो है ना वायर को स्ट्रेच कर सकते हैं, तो न्यू रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा होता है, तो वो एन के स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू पुराना जो रेजिस्टेंस रहता है वो। इसको आप लोग ना याद रखना, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। बोल रहा है कि इन अ सर्किट 9 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। कर दो सीरीज में 9 ओम रेजिस्टेंस, ये 9 है, ये 9 है, ये कनेक्टेड इन सीरीज। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस सीरीज टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये 2 ओम का, ये 2 ओम का, तो ये हमारा 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 9 ओम है, ये 9 ओम है। बोल रहा है कि इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 38 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो मान लो कि यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज जो है वो कितना है, 38 वोल्ट। इसमें करंट पूछ रहा है कि कितना हुआ। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट मुझे बता दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 9 का सीरीज हो जाएगा 18, प्लस 2 2 का पैरेलल हो जाएगा 1, तो 19 ओम का रेजिस्टेंस है। करंट कितना हो जाएगा, सिंपल 38 डिवाइडेड बाय 19, 19 ओम का रेजिस्टेंस, यानी कि 2 एम्पियर का करंट जो है से फ्लो हो जाएगा। डी हमारा
करेक्ट आंसर है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन व्हाट इट इज सेइंग, इट इज सेइंग दैट इन अ मेटल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो देखो जितने भी मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स होते हैं वो होते हैं पीटीसी, अनलाइक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हमारा एनटीसी होता है। हमारे मेटल्स जो होता है ना वो पीटीसी यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। इसके कहने का क्या मतलब है कि अगर जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आप लोग तो आपका रेजिस्टिविटी भी जो है ना बढ़ेगा। जैसे ही रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बताओ कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, भाई फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। इसके बाद देखो करंट फ्लो बाय इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स। नहीं भाई, अगर हमारा मेटल है तो मेटल में हमारा प्रचुर मात्रा में मतलब अबंडेंट मात्रा में जो है ना वो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो इसमें होल की वजह से फ्लो नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। रेजिस्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी देखो टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ता है, डिक्रीज नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। द गैप बिटवीन द बैलेंस एंड कंडक्टेंस बैंड इज वेरी स्मॉल। नहीं भाई, अगर हम लोग बात करें बैंड की, एनर्जी बैंड गैप की, तो कंडक्शन और बैलेंस बैंड विच वेरी स्मॉल नहीं, जीरो होता है, जीरो ओवरलैप होता है। वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड अगर मेटल की बात कर ले तो हाँ, हमारा वेरी स्मॉल होता है ना। ये हमारा किस में होता है, ये हमारा सेमी कंडक्टर में है। अप्रोक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्स होता है। कितना होता है, अप्रोक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि मेजरमेंट ऑफ हॉल कोफिशिएंट इनेबल्स द डिटर्मिनेशन ऑफ। तो हॉल कोफिशिएंट क्या होता है, आर एच से हम लोग नोट करते हैं ना। हॉल कोफिशिएंट होता है 1/n/क्यू। तो वो बोल रहा है कि ये क्या क्या बताता है। तो देखो अगर हमारा, अब किसी का हॉल कोफिशिएंट निकाल रहे हो, अगर वो हमारा पॉजिटिव आता है तो वो हमारा बताता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अगर हमारा हॉल जो है हॉल कोफिशिएंट अगर वो नेगेटिव आता है तो बताता है कि वो हमारा क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो रिकवरी टाइम और स्टोर्ड कैरियर ये सब तो नहीं बताता। टाइप ऑफ कंडक्टिविटी हाँ बता देगा कि पी टाइप का कंडक्टिविटी है या एन टाइप का कंडक्टिविटी है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, ये जो हमारे यहाँ पे एन है ना, ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर ही तो है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, यानी कि हमारा टाइप का कंडक्टिविटी देगा, पी टाइप का कंडक्टिविटी एन टाइप का बता देगा। पर हमारा चार्ज कैरियर भी बता देगा, चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन। टेम्परेचर कोफिशिएंट ये नहीं बता पाएगा। फर्मी लेवल और फॉरबिडन एनर्जी गैप ये नहीं बता पाएगा। तो हमारा बी नंबर जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द यूनिट ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस आर। तो कंडक्टेंस की अगर बात करो जीएम, तो वो क्या होता है हमारा, आउटपुट करंट। किसी भी चीज का अगर ट्रांस कंडक्टेंस निकालना हो ना, तो आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज तो करंट जो है ना वो क्या होता है हमारा, एम्पियर। करंट की यूनिट देख ले तो वो हो जाता है हमारा एम्पियर डिवाइडेड वोल्टेज की बात करें तो ये हमारा वोल्ट, एम्पियर वोल्ट जो होता है ना उसी को बोलते हैं साइमंस। तो यहाँ पर साइमंस जो है ना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग कंडक्टेंस ट्रांस कंडक्टेंस को छोड़ के इसकी बात कर ले कंडक्टेंस की, तो वो भी हमारा कंडक्टेंस हमारा क्या होता है, बताओ आप लोग कमेंट करके बताओ कंडक्टेंस का क्या होगा। और यहाँ पे हमारा एम्पियर जो है वो हमारा किसका होता है, करंट का होता है। ओम किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है। वोल्ट किसका होता है हमारा, बताओ वोल्ट किसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या ये बोल रहा है कि मीन फ्री पाथ ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन कॉपर इज 4 × 10⁻⁸ यानी कि ये मीन कंडक्शन पाथ जो होता है ना वो वेवलेंथ के इक्वल होता है। यानी कि ये हमारा एक कॉपर में हमारा वेवलेंथ दिया हुआ है, कॉपर ब्लॉक। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच कैन गिव एन एवरेज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो पहले हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होता है वो समझो। देखो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, हाँ। इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग को एक पॉइंट से दूसरे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर हम लोग को इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग को इस पोजीशन में लाना है तो इस पे जो है ना एक पोटेंशियल देना पड़ता है जिसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं। तो अगर मान लो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग मूव करने के लिए जो है
वो 1 इलेक्ट्रॉन, हम लोग 1 वोल्ट का एनर्जी दे रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को, और ये इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट एनर्जी के साथ जितना एनर्जी खपत करता है उसी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक्चुअली जो है ना, ये एनर्जी का यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट है। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 1.6 में मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला की बात कर लें, ये हमारा क्या है, एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई इंटू, यहाँ पे ये हमारा ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटू लेमडा। इसको याद करके रख, मैं भी बताऊंगा कि ये कैसे है फॉर्मूला इसका, तो मैं प्रूव करके बताऊंगा। देखो यहाँ पे जो ई दिया हुआ है, ई क्या है, ये हमारा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.6 × 10⁻19 कूलम। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, बोलोगे उत्तर वोल्ट पर मीटर। ठीक है, लेमडा का यूनिट क्या होता है, लेमडा देखो यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, मीटर। यानी कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ई इंटू लेमडा कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर हो रहा है, तो यहाँ से मीटर मीटर करिए, यानी कि यहाँ पे बच गया कितना, वोल्ट बच गया। करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा वोल्ट हो गया। यानी कि हमारा ये हो गया ई, जो कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो एनर्जी नहीं सॉरी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इंटू वी, तो यही तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये जो हमारा फॉर्मूला है वो एनर्जी का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो एनर्जी कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो हो जाएगा हमारा 1.6 × 10⁻⁹ जूल, जो कि मैंने अभी यहाँ पे बताया है कि देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे एनर्जी इतना होता है, इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी होती है ये बताओ। बोलोगे सेम होता है सर, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, इनटू हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो है ना कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाइड बाय लेमडा। लेमडा कितना है, 4 × 10⁻⁻8। तो यहाँ से बताओ ये दोनों तो कैंसिल हो गया, सिंपल सा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना बच गया, 1/4 × 10⁻⁸, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.25 × 10⁻8, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखो कौन सा आंसर सही है, तो हमारा सी जो है ना करेक्ट आंसर दिख रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, बोल रहा है कि एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज। तो मैंने बताया कि हमारा सेमीकंडक्टर जो है वो क्या होता है, एक एनटीसी है। एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यानी कि इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो हमारा क्या होता है, कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, तो रूम टेम्परेचर पे हमारा टेम्परेचर जो है ना कुछ बढ़ रहा है, कुछ हमारा टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ा हुआ है। तो हमारा जो है ना वो फुल्ली कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन स्लाइटली कंडक्ट जो है वो करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो कंडक्टिविटी है ना वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वो डिक्रीज होते होते जीरो नहीं होगी। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि कंडक्ट नहीं करेगा, कंडक्ट करेगा। कंडक्टिविटी बहुत ही कम होगी, ये एक्चुअली रेजिस्टिविटी होगा। हाँ, तो कंडक्टिविटी होगी लेकिन बहुत ही कम होगी, तो स्लाइटली कंडक्टिंग में रहेगा हमारा रूम टेम्परेचर पे पीएन जंक्शन। तो मैं पीएन जंक्शन बोल रहा हूँ, सेमीकंडक्टर मटेरियल। यहाँ पे देख लो क्या बोल रहा है कि कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट इन ए पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो सिंबल से ही तो ये पता लग जाता है ना। अगर हम लोग बात कर लें पीएनपी की, अभी बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे एनपीएन की भी बात कर लेंगे। तो एनपीएन का हम लोग पहले बात कर लेंगे। बताओ ये क्या होता है, ये हमारा, ये होता है हमारा कलेक्टर, ये होता है हमारा बेस, ये होता है हमारा इमीटर। तो ये हमारा क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट ही तो दिखाता है। तो यानी कि हमारा बेस टू इमीटर हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट है। ये एरो जो है ना, ये वाला एरो, ये हमारा यही दिखाता है। उसके बाद पीएनपी की बात करें तो पीएनपी का सिंबल मुझे बता दो कैसा होता है। बोलो ये ऐसे होता है सिंबल, इसका सिंबल ऐसे होता है, यानी कि ये हमारा कलेक्टर हो गया, ये हमारा इमीटर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। तो इसमें हमारा करंट का जो फ्लो है ना वो क्या है, इमीटर टू
बेस है, क्यों? क्योंकि ये देखो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन जो है ना वो करंट फ्लो को ही दिखाता है, वो तो इमीटर से बेस की ओर है, तो ये हमारा हो जाएगा इमीटर टू बेस, इसमें करेक्ट आंसर। Which semiconductor power device out of the following is not a current trigger device? कौन सा है जो कि करंट ट्रिगर डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट बात करेंगे थायरिस्टर में। थायरिस्टर में तो पता ही होगा ना, एनोड करंट होता है। एनोड करंट को अगर हम लोग होल्डिंग करंट से जो है ना ज्यादा कर देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, ऑन हो जाता है। सॉरी, लैचिंग करंट से अगर ज्यादा कर देते हैं तो वो ऑन हो जाता है, और अगर हम लोग इसको होल्डिंग करंट से कम कर देंगे तो हमारा ये ऑफ हो जाएगा। यानी कि इससे हमारा पता चल रहा है कि ये हमारा थाइस्टर जो है वो क्या है, एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। करेक्ट है, यहाँ पे हमारा करंट से कंट्रोल है। जीटीओ क्या है? जीटीओ है गेट टर्न ऑफ थाइस्टर। जीटीओ जो है ना एक्चुअली वो क्या है, वो हमारा गेट टर्न ऑफ थाइस्टर है, जहाँ पे हम लोग इसका जो बीजेटी है वो, और हमारा थायरिस्टर जो है वो, दोनों को मतलब जो है ना वो एक कंबाइन तरीके से करके करता है। तो बीजेटी में हमारा कंट्रोलिंग क्या है, हमारा बेस करंट कंट्रोलिंग पैरामीटर है ना, आईबी बेस करंट। तो यहाँ से भी आप लोगों को दिख रहा है कि ये भी क्या है, हमारा करंट कंट्रोल्ड। मैं ऐसे करके लिख देता हूँ कि ये भी हमारा क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस ही है। ट्राई की बात करें तो ट्राई और थरिस्टर का लगभग एक ही सेम फैमिली का है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मॉसफेट। तो ये मॉसफेट में क्या करता है, ये मॉसफेट में हमारा वोल्टेज ट्रिगर डिवाइस है। कैसे वोल्टेज ट्रिगर डिवाइस है? क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं, वीजीएस बढ़ाते हैं। वीजीएस एक सर्टेन पॉइंट से बढ़ता है, अगर वो वीटी से, वीजीएस बढ़ाते बढ़ाते अगर वो वीटी से ज्यादा हो जाता है, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, वीजीएस जो है वो ग्रेटर देन वीटी हो जाएगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज के, तो हमारा मॉसफेट जो होता है ना वो क्या होता है, वो ऑन कंडीशन में हो जाता है। यानी कि ये हमारा जो है वो वोल्टेज ट्रिगर डिवाइस है, ना कि करंट ट्रिगर डिवाइस। हमारा मॉसफेट जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो, इन अ पीएन जंक्शन विद द नो एक्सटर्नल वोल्टेज। एक पीएन जंक्शन है जिसमें एक्सटर्नल वोल्टेज क्या है, कुछ नहीं है। ये पी टाइप है, एन टाइप है। यहाँ पे हमारा डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारे आयंस रहेंगे, इस साइड हमारे कितने, इस साइड हमारे सारे निगेटिव आयंस रहेंगे, और इस साइड हमारे सारे पॉजिटिव आयंस जो है ना वो डिफ्यूज हो जाएंगे। ये आयंस जो है ना, आयंस जो होता है ना, ये मोबाइल चार्ज कैरियर होता है। दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अभी लिखता हूँ अच्छे से। ये मोबाइल चार्ज कैरियर होता है। तो ये हमारे मूव नहीं करते हैं, ये मतलब ये हमारे जो है ना मूव नहीं करते हैं, तो हमारा कंडक्शन जो होता है ना आयंस की वजह से नहीं होता है, चार्ज कैरियर की वजह से होता है। चलो तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्सटर्नल विथ नो एक्सटर्नल वोल्टेज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द एक्सेप्टर एंड द डोनर आयन। तो यानी कि इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारा एक्सेप्टर आयन है, तो ये हमारा डोनर आयन है। तो इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल, यही तो बोलते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? सी, बैरियर। बोल रहा है कि द फॉरवर्ड रीजन ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इज वेयर डायोड अपीयर्स एज। तो हमारा अगर हम लोग डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े तो हमारा ये ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, फिर वो क्या होता है, ऑन हो जाता है। तो हमारा ये जो कर्व है ना, ये यहाँ पे कर्व दिख रहा है, इस कर्व पे क्या हो रहा है, हमारा डायोड पहले ऑफ रहता है और इस कर्व के बाद क्या होता है, ऑन हो जाता है। तो ये ऑफ टू ऑन ट्रांजिशन है। तो कैसे द कर्व वेयर डायोड अपीयर्स एज, इस कर्व पे जो है ना डायोड हमारा क्या होता है, डायोड हमारा ऑन हो जाता है। तो ये हमारा ऑन स्विच हो जाएगा इसका आंसर। ना पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज, तो हमारा पीएन जंक्शन यूज कैसे है, तो हम रेक्टिफायर की तरह यूज कर सकते हैं। रेक्टिफायर में देख रहे हो कि अगर हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर ले, ये हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया, ये हमारा एक डायोड हो गया, ये हमारे यहाँ पे आउटपुट हो गया आर। ये हमारा एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। पॉजिटिव साइकिल में आप लोगों को पॉजिटिव वेव देगा, निगेटिव साइकिल में ये ऑफ हो जाएगा, फिर पॉजिटिव साइकिल में पॉजिटिव वेव देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में इसको जो है ना हम लोग यूज कर सकते हैं। मॉड्यूलेटर डिमोडुलेशन में भी कहीं कहीं यूज करते हैं, और केंद्र से डायोड जो है ना हमारा मोस्टली यूज हमारे रेक्टिफायर के लिए है। तो ये हम लोग
कंसिडर कर सकते हैं, ये जो है ना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इन अ डीसी पावर सप्लाई। देखो अगर हम लोग बात करें डीसी पावर सप्लाई, तो डीसी पावर सप्लाई क्या करता है, वो इनपुट लेता है, क्या लेता है, इनपुट एसी लेता है, आउटपुट क्या देता है, डीसी देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हमारा ट्रांसफार्मर भी लगा रहता है। तो अगर हम लोग उसमें ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर की बात करें, तो हमारा सिंपल सा है टी यू एफ, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये हम लोग जो है ना ट्रांसफार्मर को कितने इफिशियंट तरीके से यूज कर पा रहे हैं। देखो अगर मान लो आपको ट्रांजिस्टर आपको एक बनाना है डीसी पावर सप्लाई, तो उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगेगा वो आपका क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। आप जो बड़ा सा केवीए रेटिंग का लगा दो, और हमारा आउटपुट जो है ना हमको 20 वोल्ट ही चाहिए, तो हमारा क्या है, देखो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है ना, अगर मान लो कि आपको आउटपुट में 15 वोल्ट चाहिए, उसके लिए तुम सब स्टेशन का जो रहता है वो 500 MVA का वो लगा देते हो। तो देखो डिवाइड करो दोनों को, 500 MVA कितना हो गया, 15 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6, ये कुछ आएगा 0.00 समथिंग आएगा। तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या हो गया, बहुत ही, मान लो 5 आ गया, तो यानी कि हम लोग जो है ना अगर परसेंटेज में करो 0.005% मान लेते हैं कितना आएगा, आप लोग डिवाइड करके कर लो कितना आएगा। आ, तो ये इतना आएगा, मान लो कि 0.005। इससे क्या मतलब हो गया कि हम लोग ट्रांसफार्मर जो है ना हमारा 500 MVA तक इनपुट आउटपुट दे सकता है, जिससे हम आउटपुट कम ही ले रहे हैं, यानी कि हम लोग जो है ना ट्रांसफार्मर का 0.005% ही यूज कर पा रहे हैं ट्रांसफार्मर का। तो ऐसा नहीं है ना, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो भी इक्विपमेंट लगा है उसको हम लोग अच्छे से अच्छे इफिशियंसी पे यूज कर सके। तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर आता है कि आप लोग ट्रांसफार्मर को कितने अच्छे से यूज कर पा रहे हो। तो ट्रांसफार्मर को अच्छे से यूज करना है, तो आप लोगों का जो है ना ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर वो क्या होना चाहिए, हमेशा अप्रोक्सीमेटली 1 होना चाहिए। तो ये हमारा 1 जो होना चाहिए किस कंडीशन में, आइडियल कंडीशन है। और अगर हम लोग प्रैक्टिकल कंडीशन की बात कर ले, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो है ना इक्वल टू 1 होगा, तो ये हमारा आइडियल कंडीशन है। अगर वो अप्रोक्सीमेटली 1 है, तो ये हमारा जो है ना वो क्या होता है, प्रैक्टिकल कंडीशन। तो बताओ कि ट्रांसफर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, टी यू एफ। ट्रांसफर यूटिलाइजेशन का होता है कि हमारा आउटपुट जो है ना, हमारा डीसी आउटपुट कितना आ रहा है डिवाइडेड बाय केवीए रेटिंग, जिसको कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग बोलते हैं। तो यही हमारा ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है। तो डीसी पावर डिलीवर टू द लोड, तो डीसी पावर हमारा कितना डिलीवर हो रहा है वो अपन एसी रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी। तो ट्रांसफार्मर सेकेंडरी का एसी रेटिंग क्या है वो हमारा होता है। ये देखो क्वेश्चन क्या ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिखा है एसी पावर, पावर नहीं होता है, एसी रेटिंग होता है, एमबीए रेटिंग केवीए रेटिंग, तो वो रेटिंग है। तो यहाँ पे देखो ये तो गलती हो गया, नन ऑफ द, तो हमारा बी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर को आप लोग कितने अच्छे तरीके से आप लोग यूज कर रहे हो, वही बताते हैं हमारा ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। इसमें देखो बी आई जो है है ना हमारा, ये हमारा 1 वोल्ट दिया हुआ है। तो ये हमारा दिया हुआ कितना, 1 वोल्ट। द आउटपुट वी नोट, ये हमारा वी नोट है। हम लोग आउटपुट निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि अगर कुछ ऐसा सर्किट रहे ना, अगर यहाँ पे इनपुट V1 है, इधर हमारा वोल्टेज V2 है, अगर इसका वोल्टेज Vx आप लोगों को निकालना होगा, अगर ये R1 है, अगर ये R2 है, तो Vx आप लोग डायरेक्टली लिखो, ये वाला वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय दूर वाला वोल्टेज, तो यानी कि V1 मल्टीप्लाइड बाय R2 प्लस ये वाला वोल्टेज इसका दूर वाला वोल्टेज ये है, यानी कि क्या आ जाएगा, V2 इंटू R1 डिवाइडेड बाय जो भी आपने रेजिस्टेंस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना उसको यहाँ पे जोड़ दो, यानी कि R2 प्लस R1 ऐसा हो जाता है। तो अब हम मुझे बताओ कि अगर आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ का वोल्टेज लिखना होगा, जो कि वर्चुअल ग्राउंड से क्या हो जाएगा, हमारा 0 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो ग्राउंड है ना, तो ये भी हमारा 0 वोल्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग 0 वोल्ट की वैल्यू लिखे तो कितना लिखेंगे बताओ, 1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 5 लिखेंगे कि नहीं। हाँ सर लिखेंगे। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, सारा जो रेजिस्टेंस है वो किलो ओम में है, तो हम लोग जो चेंज नहीं कर रहे हैं कुछ भी। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, 1.5, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5।
तो और इसके बाद प्लस यहाँ पे हमारा वोल्टेज कुछ नहीं है, हम मान लेते हैं कि हमारा यहाँ वोल्टेज V2 है। ठीक है, तो V2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे वन, ये वाला वन, कौन वाला वन, V2 है तो इसके दूर वाला रेजिस्टेंस ये वन। ठीक है, और डिवाइड हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमने रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, एक रेजिस्टेंस 5, एक रेजिस्टेंस 1, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा 6। यानी कि यहाँ से हम लोग को V2 दिख रहा है कितना, ये तो जीरो हो जाएगा, -5 वोल्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। V2 क्या दिख रहा है, -5 वोल्ट, तो हम लोग को V2 की वैल्यू आ गई कितनी, -5 वोल्ट। अब बताओ, अब मैं इसको मान लेता हूँ, ये तो देखो ये भी तो हमारा जीरो हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड दिया हुआ है, यहाँ पे ग्राउंड है तो यहाँ भी वर्चुअल ग्राउंड से जीरो आ जाएगा। तो अब हम लोग ये जीरो बराबर कितना लिखेंगे, बताओ, ये जीरो बराबर, सर यहाँ पे V2 है, इसको दूसरे रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि कितना, -5 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा रेजिस्टेंस कितना, 6, प्लस ये जो आउटपुट वोल्टेज है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए दूर वाले से, यानी कि हमारा हो जाएगा V0 मल्टीप्लाइड बाय वन, जो भी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई किया ना सर उसको जो है ना जोड़ दो, तो 6 + 1, ये देखो जीरो हो जाएगा, यानी कि ये हमारा कितना बच गया, 6 × 30 इक्वल टू V0। तो हमारा V0 जो है ना, वो डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे 30 वोल्ट, हमारा ऑप्शन लेना शायद मैं इसमें भूल गया, हमारा V0 जो है ना वो 30 वोल्ट आएगा आंसर। आप लोग ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन जो है ना सोल्व कर सकते हो। खास करके इसका ओपैम का, ओपैम का इतना भी क्वेश्चन आएगा ना, आप ऐसे लगाओ, ये जो एक्चुअली है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ ये कुछ नहीं, ये एक सुपर पोजीशन है, आप लोग सुपर पोजीशन लगाना सीखो, तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं यहाँ पे ऐसे क्यों कर रहा हूँ। ये कुछ नहीं, सुपर पोजिशन मेथड है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 30 वोल्ट। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहा है कि फाइंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ द गिवन रेगुलेटर इन गिवन सर्किट। तो देखो यहाँ पे हमारा ये 9 वोल्ट दिया हुआ है, ये हमारा जीना डायोड है जिसका हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट दिया हुआ है। ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट, यानी कि हमारा जीना डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, वो हमारा 5 वोल्ट से ज्यादा आएगा तभी वो ब्रेकडाउन होगा। चलो हम लोग पहले चेक करते हैं कि हमारा जीना डायोड ब्रेकडाउन में है कि नहीं। तो ये जो है ना, हमारा कितना है, 9 वोल्ट है, यहाँ पे हमारा 500 है, और हम लोग अभी मान लेते हैं, मैं अभी मान लेता हूँ यहाँ भी हमारा 500 है, मैं मान लेता हूँ कि हमारा जीरो ड्राइवर जो है ना अभी ब्रेकडाउन में रिवर्स फेस में तो दिख रहा है हम लोगों को, क्योंकि ये देखो ये निगेटिव है ना, तो यहाँ भी निगेटिव आ रहा है, तो हमारा पॉजिटिव निगेटिव कनेक्टेड है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिवर्स बैच में तो दिख रहा है। लेकिन हम मान लेते हैं कि रिवर्स बैच में तो है लेकिन ब्रेकडाउन में नहीं है, तो उसको ओपन सर्किट से हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो ओपन सर्किट जैसे रिप्लेस करेंगे इसके कुछ वोल्टेज निकालेंगे। वोल्टेज कितना है बताओ, 500 है, 500 दोनों सेम रेजिस्टेंस, यानी कि इधर आ जाएगा हमारा 4.5 वोल्ट। तो हमारा जीनर डायोड के अक्रॉस कितना है, 4.5 वोल्ट हमारा वोल्टेज आ रहा है। हमारा जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है, तो हमारा जीनर डायोड ब्रेकडाउन होगा क्या, इस सर नहीं होगा। तो देखो यहीं पे खेल गया एग्जामिनर, यानी कि हमारा जीनर डायोड तो यहाँ पे रिवर्स बैच में दिख रहा है, लेकिन ये ब्रेकडाउन में है क्या, नहीं। अगर हमारा जीनर डायोड ब्रेकडाउन में नहीं होता तो इसको हम लोग वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो है ये हमेशा किस में रहेगा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब ये हमारा ओपन में रहेगा, ये हमारा वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, सिंपली 4.5 वोल्ट जो है ना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर ये हमारा सोर्स वोल्टेज है ना 9 वोल्ट की तरह 11 वोल्ट रहता है या 12 वोल्ट रहता, तो मान लो अगर इस कंडीशन में हमारा 12 वोल्ट रहता यहाँ पे, तो 12 वोल्ट रहता तो इसके पास कितना वोल्टेज आता, बताओ। इसके बाद सर इधर तो अब 6 वोल्ट आएगा, तो जैसे ही इधर 6 वोल्ट आया, मार्जिनल डायोड का ब्रेकडाउन है 5 वोल्ट, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या करेगा जीनर डायोड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ब्रेकडाउन में चला जाएगा। जैसे ही जीनर डायोड ब्रेकडाउन में जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट नहीं, ये हमारा जो है ना वो वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये 5 वोल्ट, उस कंडीशन में हमारा आउटपुट जो है ना वो 5 वोल्ट आता। लेकिन यहाँ पे जो है ना हमारा 5 वोल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा यूनिट ब्रेकडाउन रीजन में नहीं है। द रेशियो बिटवीन डिफरेंशियल गेन एंड कॉमन मोड गेन, आप लोगों को पता होगा, बहुत ही पॉपुलर जो है ना CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जो कि होता है ADM अपॉन ACM। ADM क्या है सर, डिफरेंशियल मोड गेन है, ACM क्या है सर, कॉमन मोड गेन है। ठीक है, हमारा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ये
अगर हम लोग डीबी में बात कर लें तो ये हमारा हो जाएगा एडीएम माइनस एसीएम। ये हमारा कितने है, डीबी में है, डीबी डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, इफ द गेन ऑफ क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो हम मुझे आप बता दो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आप लोग बताओगे सर कि ये हमारा एक ओप एम्प होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अगर हम लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, यानी कि हम लोग इनपुट वोल्टेज अगर इन्वर्टिंग पे अप्लाई करते हैं और हम लोग नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड रख देते हैं, तो ये जो होता है ना हमारा क्या होता है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है। तो ये आउटपुट जो आएगा, तो आप ये हमारा इनपुट का रेजिस्टेंस है, ये हमारा फीडबैक का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड से अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। अब इसमें बताओ मुझे, सेम जो पिछला क्वेश्चन किया, 0 वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा बताओ। तो सर ये वी आई मल्टीप्लाइड बाय दूर का रेजिस्टेंस सर, मल्टीप्लाइड बाय दूर का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय, भाई ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय दूर का रेजिस्टेंस, यानी कि हमारा वी आई मल्टीप्लाइड बाय आर एफ प्लस, अब ये वी नोट मल्टीप्लाइड बाय दूर का रेजिस्टेंस, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, वी आई सॉरी वी नोट मल्टीप्लाइड बाय आर है डिवाइड बाय, सर जो भी रेजिस्टेंस आपने मल्टीप्लाई किया ना उसको जोड़ दो, यानी कि आर है प्लस आर है, यानी कि ये तो जीरो ही हो जाएगा। तो यानी कि हमारा सिंपल सा हो गया माइनस वी आई माइनस वी नोट इंटू आर आई इक्वल टू वी आई इंटू आर एफ। तो ये हमारा जो है वी नोट इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर एफ इंटू आर है, मैं वी आई को इधर लेके आ जाता हूँ। तो ये देखो हमारा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ये क्या है, ये गेन ही है, ये भी वोल्टेज गेन हमारा कितना हो जाएगा, माइनस आर एफ अपॉन आर आई। अगर हम लोग वोल्टेज गेन की मैग्नीट्यूड की बात कर ले वो कितना हो जाएगा, आर एफ अपॉन आर आई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा देखो वोल्टेज गेन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3.9, देखो ना 3.9। उसके बाद हमारा इनपुट रेजिस्टेंस दिया, आर आई की वैल्यू जो है ना वो भी दी हुई है, तो आर एफ डिवाइडेड बाई आर आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.6। हमें निकालना किसका है, फीडबैक का रजिस्टर निकालना है, यानी कि आर एफ कितना हो जाएगा, 3.9 मल्टीप्लाइड बाई 1.6, कर लो कैलकुलेट और पा जाओ आंसर 6.24 जो है ना किलो ओम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग करेंगे मूव। क्या बोल रहा है कि फॉर द कन्वर्टिंग द नंबर इन अ डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी, तो डेसिमल मान लो 15 है, इसको बाइनरी में करना है तो दो से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 2 सत्ते 14, एक बचा, दो ये अच्छे एक बचा, दो दो एकम दो, एक बचा और एक बचा, यानी कि इसका जो है ना वो नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, 1 1 1 1 जो है ये हमारा क्या होता है, बाइनरी होता है। तो इसमें हम लोग क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो बोल रहा है कि इक्विवेलेंट बाइनरी इक्विवेलेंट रिमाइंडर्स आर रिकॉर्डेड एज सक्सेसिव डिवीजन ऑफ द नंबर बाय, तो हमारा सक्सेसिव डिवीजन किससे कर रहे हैं हम लोग, 2 से हमेशा डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा सक्सेसिव डिवीजन बाय नंबर 2 हो रहा है। डेसिमल नंबर 0.375 इन बाइनरी फॉर्म, तो देखो अगर 0.375 को आपको लिखना है डेसिमल में, इसको क्या करो, इसको सॉरी बाइनरी में लिखना है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग। सॉरी दोस्तों मेरा एक फ्रेंड आ गया था तो उसको स्टॉप करना पड़ा, तो हम लोग फिर स्टार्ट कर लेते हैं। हम यहाँ से यहाँ पर जो है ना, और मैं माइक लगा लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि डेसिमल टू पॉइंट पे डेसिमल टू बाइनरी जो है ना कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको जो है ना हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा 375 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा हमारा 600 750, तो ये देगा हमारा 0.750। तो यहाँ पे हमारा देखो यहाँ पे जो है ना हमारा इंटीजर क्या आ रहा है पॉइंट के बाद, तो हमारा वो जीरो आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से जो है ना जीरो रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमारा 0.750 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा, 1.500 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा देखो डेसिमल में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। फिर हमारा जो पॉइंट वाला सिर्फ पार्ट है वो इधर लिखेंगे, तो 0.500 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1.00। तो ये तब तक करते रहेंगे जब तक ये हमारा जो है ना यहाँ पे 0 0 ना आए। तो यहाँ से आ गया हमारा 1, और इसको हम लोग जो है ना
इस डायरेक्शन में लिखेंगे, तो यानी कि ये हमारा जो है डेसिमल हो गया 011, तो हमारा पॉइंट जीरो का हो जाएगा 0.011। तो देखो ये हमारा बी आंसर है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, बोल रहा है कि डिकेड काउंटर रिक्वायर्ड। तो डिकेड में देखो, डिकेड क्या करता है, 10 काउंट करता है, यानी कि वो हमारा 0 से 9 तक काउंट करता है। तो हमारा जो है ना सिंपल सा फॉर्मूला आएगा 2 to the power 4। अगर हम लोग जो है वो फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, तो 3 फ्लिप फ्लॉप में हमारा 2 to the power 3 यानी कि 8 तक ही काउंट होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को काउंट करना है 9 तक, तो ये हमारा 3 फ्लिप फ्लॉप नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 4 फ्लिप फ्लॉप करें, तो हमारा 4 2 to the power 4 यानी कि 16, यानी कि ये जो है ना हमारा 0 से 15 तक काउंट कर सकता है। तो उसमें हमारा 9 तक भी काउंट हो जाएगा। तो हमें मिनिमम 4 फ्लिप फ्लॉप तो चाहिए अगर हम लोग को डिकेट काउंटर बनाना है। तो 4 फ्लिप फ्लॉप जो है ना करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर वो देखो बोलियन अलजेब्रा है, यहाँ पे हमारा है कि 1 + a + b + c। भाई एक्चुअली वन वन में कुछ भी जोड़ दो ना, तो उसका बूलियन एक्सप्रेशन में वन ही आता है। अगर जीरो है उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हमारा फाइनली जीरो ही आता है। ठीक, तो इसमें हमारा जो है ना डी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो देखो अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ, देखो हमारा एक बाइट में जो है ना वो 8 बिट होता है। और हमारा एक निब्बल की बात कर ले हम लोग, तो वो 4 बिट का होता है, 4 बिट का एक निब्बल होता है। तो ये हमारा इसमें हो जाएगा, हमारा 1 बाइट का होता है, तो वो हमारा 8 बिट हो जाएगा। तो आज का हमारा जो सेशन है ना वो हमारा प्रैक्टिस का खत्म होता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको मेरे से कुछ पर्सनल क्वेरी पूछना है, तो आप लोग मेरे यहाँ से जो है ना इंस्टाग्राम पे फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये हमारा मेन चैनल है, इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, यहाँ भी मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालता हूँ। तो आज का जो हमारा ये डेली डो सेशन है ना वो खत्म होता है। और हम लोग जो है ना ऐसे ही वीडियो डेली लाते रहेंगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और ऐसे ही बी क्यूरियस, स्टे काम, स्टे हेल्दी। बाय बाय।